अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू होने की खबर से क्रूड में हल्की मुनाफा वसूली। ब्रेंट क्रूड का भाव $91 के नीचे, एमसीएक्स पर भाव $6,650 के पास। शुरुआती तेजी के बाद अब बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार। निकेल 1% की मजबूती के साथ $1745 के करीब। एलएमई पर एल्युमिनियम करीब 14 साल की ऊंचाई पर। लेड और कॉपर पर आज दबाव। चांदी की शुरुआती तेजी बरकरार। एमसीएक्स पर ₹200 तक की मजबूती के साथ भाव ₹62,500 के ऊपर। कॉमेक्स पर ½ % तक की मजबूती। दायरे में फंसा सोना। कॉमेक्स पर $1830 के पास। एमसीएक्स पर सोना ₹48,500 के करीब। ग्वार कीमतों में मजबूती। ग्वारगम वायदा ₹11,500 के ऊपर। ग्वार सीड ₹6,200 के करीब। मजबूत एक्सपोर्ट के आंकड़ों से कीमतों को सपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आप कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। साथ ही आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी मदद करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने हमें सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, ट्रस्ट लाइन से राजीव कपूर जी है और बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com के। आप तीनों ही मेहमानों का ET Now स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात आज कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर अब हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। कल जो प्रेशर देखने को मिला था वही आज भी कंटिन्यू होता दिख रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में और गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है या वापस से बाउंस बैक कर लेगा? विष्णुमोहन जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि अभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है क्रूड का वो पॉजिटिव है। हालांकि $90 के ऊपर, इवन $94 के जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मुझे लगता है कि ये जो मार्केट है ये बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि अगर हम देखें तो कल EPI की जो इन्वेंट्री आई है वहां पर भी क्रूड के जो स्टॉक्स हैं वो गिरते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि थोड़ी सी नजर जो है वो यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर है, वो किस तरह जाती है। मगर फिलहाल जो अभी सिम्टम्स हैं, चाहे वहां पर कोल्ड जो वेदर है वो वहां पर है, सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा डिप देखने को मिलेगा। जो डिप अगर आएगा भी नीचे में करीबन 6600 के आसपास तक, तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन 6700 6800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रूड जो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी क्रूड में मुझे लगता है कि लेना चाहिए। ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। डिप में आपको मौका मिले तो खरीदना चाहिए। बिटूपन, क्या लग रहा है, किस डिप पे खरीदना चाहिए? आपको लग रहा है कि कोई लेवल टेक्निकली आपको लग रहा है जहां पे खरीदना चाहिए? देखिए, फिलहाल के लिए जो क्रूड ऑयल का जो अनुदेव बताया, ट्रेंड तो पॉजिटिव है और ये आज का जो डिक्लाइन है वो थर्ड सेशन का डिक्लाइन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। 6600 के आसपास जो है मार्केट में, शायद वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वहां पे मार्केट में डिप्स में ले सकते हैं। ऊपर में देखेंगे तो 6715 6720 का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रेजिस्टेंस है, वो अगर टूटता है तभी फर्दर और स्ट्रॉन्ग तेजी होगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ बाय ऑन डिप्स में, तो आपका टारगेट रहेगा 671510 के आसपास। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी क्रूड ऑयल में पॉजिटिव है, लेकिन जो न्यूक्लियर जो डील मतलब जो डिस्कशन हो रहा है यूएस और ईरान का, वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें डील बन जाता है तो मार्केट में प्रेशर बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन फिलहाल के लिए इतना बड़ा डील इमीडिएटली डिस्कस होकर रिजॉल्व होना इज डजंट लेस लाइकली। तो फिलहाल के लिए मार्केट में जो ट्रेंड है थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है आज के लिए। तो नीचे लेवल पे 6600 का जो लेवल है वो आप बाय कर सकते हैं। ओके। चलिए, कॉलर है क्रूड पर ही, अशोक कुमार है ग्वालियर से। ₹6,650 पे इन्होंने क्रूड खरीदा है और सवाल इनका ये है कि क्या अगले हफ्ते तक क्या ट्रेंड आपको लग रहा है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? राजीव जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? नमस्कार विष्णुमोहन जी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी क्रूड में थोड़ा सा बाजार का जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करूंगा, मतलब 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। जब तक बाजार 6500 के स्तर के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। और अगर 6500 के स्तर के नीचे भी बाजार क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करता है, तब भी बहुत बड़ा गिरावट मैं नहीं समझता हूँ आएगा। उस स्थिति में भी बाजार जो है 6000 के आसपास फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेगा। ये बात हो गई हमारी पोजिशनल बेस पर। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है
विश्व पूंजी जो 6700 है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है। तो अगर 6700 के आसपास दाम आए तो हमें लगता है कि इसमें बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6750 का, और हमें लगता है डाउनसाइड भी जो है लिमिटेड है, जो कि 6610 का लगता है। तो टारगेट अभी 6610 रखना है और कोशिश करनी है कि इंट्राडे ट्रेड ही रखे, क्योंकि क्रूड ऑयल इस समय पूरा न्यूज ड्रिवन कमोडिटी है। अगर कोई ईरान का न्यूक्लियर रिलेटेड डील आया जिसमें यूएस और ईरान की कोई सहमति बनी, उसमें अगर ईरान पे कुछ वेवर आ गया तो जो ईरान का सप्लाई है वो एक बार इसके सेंटीमेंट्स को, मतलब इसके बुलिश ट्रेंड को तोड़ सकता है और बाजार नीचे आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये ईरान वाली डील नहीं होती है, अगर उसको वेवर नहीं मिलता है, तो फिर से ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चलेगा। तो कोशिश करें कि इंट्राडे ट्रेड ही क्रूड ऑयल में ले। एक और सवाल इनका अशोक कुमार का ही है। 312 रुपए पे इन्होंने बाई कर रखा है नेचुरल गैस को। स्टॉप लॉस जाना चाह रहे थे कि क्या स्टॉप लॉस लगा ले ताकि नुकसान ना हो, और अगले हफ्ते तक आपको क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड देखने की उम्मीद कर रहे हैं अनुज जी? देखिए नेचुरल गैस में ट्रेंड डाउन का लग रहा है हमें। हमें लगता है कि इनको 22 से भी निकल जाना चाहिए। हालांकि ऊपर अगर भाव 315 316 के आसपास मिले तो वहां निकल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 306 का लगा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी हम देखें तो जिस तरह का वेदर सिचुएशन यूएस में दिख रहा है, वहां पर अब दोबारा से जो गर्मी है वो वहां बढ़ती हुई दिख रही है। तो डिमांड जो है फोरकास्ट वो थोड़ा सा यहाँ पे कम आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा था पिछले 4 दिनों में करीबन 25% भाव नेचुरल गैस से गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो खरीदारी मुझे लगता है कि अभी रुकना चाहिए। इनको यहाँ पर अभी एट कॉस्ट भी मिलता है तो निकल जाएं। हमें लगता है कि यहाँ पे भावों में कुछ गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव 298 295 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियली खरीदारी से मुझे लगता है कि अभी बचना चाहिए। भाव ऊपर की तरफ मिले तो ये निकल सकते हैं और अनदर एक सेलिंग का ट्रेड भी यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हुआ है आपके लिए नेचुरल गैस को लेकर अशोक कुमार जी। चलिए योगेश जी है जयपुर से, रेगुलर कॉलर है। ये जिंक पे जाना चाह रहे थे कि 303 रुपए पे जिंक इन्होंने बाई कर रखा है। बीटूपन क्या सलाह देंगे इनको जिंक पर? जिंक में तो फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है पूरे बेस मेटल में। और अगर इनका पहले का बाइंग हुआ शायद, आज तो मार्केट थोड़ा नीचे का ही है, तो अगर इसमें बाइंग करना है तो आपको 298 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर में 303 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि वही एक रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बना हुआ है, 330 304 के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा रैली आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आएगा। जिंक पूरे बेस मेटल कॉम्बो में निकल और एल्यूमिनियम में ज्यादा मोमेंटम है, और जिंक में जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरे हिसाब से 305 या 306 का लेवल मिलता है तो उनके लिए एग्जिट बनेगा। 298 का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अगले कॉलर अशोक है अमरावती से। कॉटन केक इन्होंने 3240 रुपए में 2 लॉट बाई कर रखा है। राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? अशोक जी को क्या सलाह देंगे इनको? 3240 में 2 लॉट बाइंग है। देखिए कॉटन ऑयल सीड केक में थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। 3400 से बाजार नीचे फिसल रहा है। हालांकि इसका नेचर थोड़ा विश्व पूंजी करेक्टिव ही दिख रहा है मुझे। ये स्टॉप लॉस रख ले, 3000 से नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, और बाजार एक बार रिकवरी देगा इनको तो 3170 के आसपास ये अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लंबा रखना चाहते हैं तो उस स्थिति में फिर इनका रेट भी आ सकता है, जिसमें 3240 3250 के रेट भी देखने को मिल सकते हैं। बट इन्हें स्टॉप लॉस 3000 से नीचे का मेंटेन करना है। ओके, तो ये आपको स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है। राजीव जी ने जो सलाह दी है आपको। चलिए अगले कॉलर किशन है नासिक से। ग्वार सीड इन्होंने 6250 रुपए पे खरीदा है। अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? देखिए अगर इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो हमारी सलाह है कि ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम देखें तो 6 ईयर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट मेंटेन कर रहा है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको एट कॉस्ट निकल जाना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि भावों में अगेन 6300 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है गम की वो अगर हम पिछले 3 महीनों में देखें तो काफी अच्छी डिमांड बढ़ी है, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म अगर व्यू रख रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर इंट्राडे व्यू है तो यहाँ पर एट कॉस्ट एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है ग्वार सीड को लेकर किशन जी के लिए अनुज जी की तरफ से। चलिए अब एक सेगमेंट की चर्चा कर लेते हैं। इस हफ्ते हम मेज वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां हम आपको मक्के के तमाम फंडामेंटल्स के साथ अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। उत्पादन को लेकर क्या आउटलुक है, कंजम्पशन और स्टॉक को लेकर अब तक किस तरह के रुझान मिल रहे हैं, साथ ही प्राइसिंग को लेकर भी अलग अलग जानकारों की
क्या राय है। ईटी नाउ स्वदेश और ऑरिगो ई मंडी के जरिए मेज वीक को खास बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मक्के के आउटलुक पर चर्चा करें, उससे पहले ऑरिगो ई मंडी के बारे में समझ लेते हैं। ऑरिगो ई मंडी तेजी से उभरती एग्रीटेक कंपनी, जहां आप वाजिब भाव पर एग्री कमोडिटीज की खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी की ई मंडी के प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटली खरीद और बिक्री आसानी से आप कर पाएंगे। कंपनी देश भर में अपनी सेवाएं देती है। यही नहीं, कंपनी के प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करने पर आपको 100 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री क्रेडिट भी दिया जाता है। ये क्रेडिट पीरियड 30 से 270 दिनों के लिए होती है। कोई भी कमोडिटी आप ऑरिगो ई मंडी के प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदते हैं तो खरीद के लिए लोन की सुविधा भी दी जाती है। आप अपने निवेश के 5 गुना तक की खरीदारी कर सकते हैं। ऑरिगो ई मंडी के जरिए ट्रेडर्स को कमोडिटी खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया जाता है। ऑनलाइन केवाईसी के बाद पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बोली आप लगा सकते हैं। यही नहीं, डिलीवरी और पिकअप, क्वालिटी और कमोडिटी प्राइस के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज के जरिए कारोबारी लाइफ को बेहद आसान करने की कोशिश भी की गई है। ऑरिगो ई मंडी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑरिगो ई मंडी के बारे में कि आप कैसे इस ऐप के जरिए आप ट्रेडिंग अपना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ ऋषि अग्रवाल साहब हैं, फार्म इंडिया से हैं, और साथ ही इंद्रजीत पॉल है ऑरिगो ई मंडी से। इंद्रजीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि ग्लोबल एक्सपोर्ट का अनुमान इस बार किस तरह का लग रहा है मेज को लेकर। नमस्कार विश्वमोहन जी। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड है इस साल 21-22 में, वो मतलब पिछले साल के हिसाब से 14% अपसाइड रहेंगे, जो कि इस साल का नंबर है 204 मिलियन टन। और अगर हम पिछले 40 इयर्स का डाटा अगर देखते हैं ग्लोबल मेज एक्सपोर्ट्स के, तो ये जो मेज एक्सपोर्ट्स है अराउंड 2.3% रेट से बढ़ा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 2.3% रेट से बढ़ा है। तो इस फिगर को देख के ये तो लगता ही है कि ग्लोबली मेज का डिमांड मतलब पिछले 40 इयर्स में कैसे इंक्रीज हुआ है और आगे चल के भी कैसे होने वाला है। ओके इंद्रजीत से एक और सवाल कि अगर एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो दुनिया में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो बड़े एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में आते हैं मेज के लिए, और साथ ही उनका कंट्रीब्यूशन कितना रह सकता है, उन देशों से कितना एक्सपोर्ट हो सकता है इस साल। यूएस एक मेजर एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, जिनका यूएस का शेयर है अराउंड 30%। और यूएस के बाद आते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो कि ब्राजील एंड अर्जेंटीना। ब्राजील का शेयर है अराउंड 21%, अर्जेंटीना का शेयर है 19%। और इनके अलावा यूक्रेन भी वन ऑफ द मेजर 4 एक्सपोर्टर्स है, जिनके शेयर है 16%। तो इस साल 21-22 में हम यूएस का जो एक्सपोर्ट्स है वो अराउंड 61.6 मिलियन टन देख सकते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% डाउनसाइड रहेंगे। और ब्राजील का जो एक्सपोर्ट्स फिगर है वो अराउंड 43 मिलियन टन का अनुमान है। और ये 43 मिलियन टन आगे चल के थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है, क्योंकि ब्राजील का जो कॉर्न का प्रोडक्शन है इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 32% हायर का एस्टिमेट है। बट अभी के जो ड्राइनेस सिचुएशन है ब्राजील के कॉर्न प्रोड्यूसिंग एरियाज में, उसके चलते एक कंसर्न डेवलप हुआ है कि शायद से प्रोडक्शन थोड़ा बहुत डाउनसाइड रहे। तो उसके चलते ये जो अभी एक्सपोर्ट्स नंबर एस्टिमेट है जैसे 43 मिलियन टन, वो आगे चल के शायद से 42 मिलियन टन या 40 मिलियन टन तक भी आ सकते हैं। और जो अर्जेंटीना है इनका एक्सपोर्ट एस्टिमेट 39 मिलियन मेट्रिक टन का है। और इनका जो मतलब इधर भी ड्राइनेस के कंसर्न्स है अर्जेंटीना में, और ये 36 मिलियन टन के आसपास डाउनसाइड रिस्क है इसमें भी एक्सपोर्ट। और यूक्रेन का जो है, यूक्रेन में हम इस साल 40% हायर एक्सपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि क्रॉप भी काफी अच्छा था यूक्रेन का। और इनके नंबर से अराउंड 34 मिलियन टन के एक्सपोर्ट्स नंबर है 21-22 के।
ओके ओके, तो ये तो एक्सपोर्ट की बात हुई। चलिए अब ऋषि अग्रवाल साहब आपसे बात होगी अब ग्लोबल प्रोडक्शन को लेकर और कंजम्पशन को लेकर। पहले ग्लोबल प्रोडक्शन की बात कर लेते तो उत्पादन के किस तरह के नंबर्स आप सेंस कर रहे हैं कि कितना उत्पादन रह सकता है इस साल? सर ग्लोबल नंबर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से मेज का जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट ही चल रहा है। ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं कि जो सीपॉट में प्राइसेस रूल कर रहे थे दे हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली। जो इंडिया से भी जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं पिछले साल अराउंड $250 के फॉब के वैल्यू ट्रेड हो रहे थे, इस साल अभी $300 तक चले गए। सो ओवरऑल आप ट्रेंड देखेंगे तो अपवर्ड ट्रेंड ही लग रहा है और आने वाले सालों में भी थोड़ा अपवर्ड जैसे ही ट्रेंड लग रहा है। ओके, कंजम्पशन को लेकर क्या स्थिति है? कंजम्पशन किस तरह के रहने की उम्मीद ग्लोबल कंजम्पशन आप देख रहे हैं ऋषि? ग्लोबल कंजम्पशन क्यूज आप एक बेंचमार्क 2019 से लेके आगे बढ़ेंगे तो बिकॉज ऑफ कोविड एक बार थोड़ी डिप आई थी, बट ईयर ऑन ईयर वी आर सीइंग कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ग्लोबल कंजम्पशन फिगर्स एज वेल। आप 2019 से इंडिया वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ मेज और वहां से लेके हम अभी एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेज बन गए हैं बिकॉज ग्लोबल कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपोर्ट के आंकड़ों की। इंद्रजीत जी, इंपोर्ट को लेकर ग्लोबल इंपोर्ट के आंकड़े किस तरह के रह सकते हैं इस साल? ग्लोबल इंपोर्ट जो है इस साल मार्जिनली अपसाइड रहेंगे पिछले साल के हिसाब से, जो कि अराउंड 187 मिलियन टन्स का अनुमान है। और ग्लोबली जो इंपोर्टर्स है, मेजर इंपोर्टर्स, वो चाइना है जिनका शेयर 14% है, फॉलोड बाय जापान 9% शेयर, फिर यूरोप, मेक्सिको, साउथ कोरिया और वियतनाम। तो मेजरली हम अगर देखें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ये काफी बड़े इंपोर्टर्स रहते हैं कॉर्न के। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस आउटलुक की। ऋषि, आपको क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में आपको किस तरह के प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं यहाँ से? रिसेंटली आप जनवरी से लेके आज तक बात करेंगे तो मेज इज ऑलरेडी रिजन अबाउट 2000 रुपीज पर मेट्रिक टन डोमेस्टिकली इंडिया में, और यहाँ आके एक लग रहा है कि एक लेवल एस्टेब्लिश होने वाली है। आगे जाते हुए हमको लग रहा है कि मार्च महीने में और अर्ली अप्रैल में थोड़ी और बढ़ सकती है मक्का बिफोर हमारी रबी क्रॉप जो आने वाली है इन द मंथ ऑफ मई और जून। हो सकती है कि जब रबी क्रॉप आएगी तो थोड़ी प्राइस सबसाइड होगी वापस। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको यही लगता है ऋषि कि तेजी का जो रुख बना हुआ है वो तेजी कंटिन्यू रहेगी? हमको ये लगता है कि तेजी की रुख बनी रहेगी और डिपेंडिंग ऑन हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन फ्रॉम पोल्ट्री एंड स्टार्च सेक्टर्स, हो सकता है कि आने वाले साल में इंडिया वापस एक नेट इंपोर्टर बन जाए डिपेंडिंग ऑन आवर फ्यूचर खरीफ क्रॉप एज वेल। ओके, यानी इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ सकता है। इंद्रजीत जी, अब प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? आप क्या सेंस कर रहे हैं? डोमेस्टिक मेज प्राइसेस का जो अनुमान है ये बुलिश साइड में, बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे अगले मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे। और आगे चल के जैसे जो पीक अराइवल सीजन है, जो नया क्रॉप आते हैं बिहार में, गुलाबबाग में, तो उस सीजन में लाइक वी में सी सम साइडवर्स ट्रेंडिंग प्राइसेस, बट ओवरऑल जो आउटलुक है वो डोमेस्टिक में भी बुलिश है और ग्लोबली भी बुलिश साइड दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबली प्रोडक्शन कंसर्न्स है ब्राजील और अर्जेंटीना में, और इनके भी हार्वेस्टिंग टाइम जैसे अर्जेंटीना के मार्च से शुरू हो जाते हैं और ब्राजील के जो फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट है वो अभी शुरू है ऑलरेडी, और सेकेंड क्रॉप भी आपके मई से शुरू हो जाएंगे। तो लाइक इफ देयर इज अ प्रोडक्शन कंसर्न, prices are definitely going to be a bullish trend. So अभी से जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में भी बुलिश ही दिख रहे हैं प्राइसेस, both in domestic and global trade. ओके, यानी कुल मिलाकर यही कि लॉन्ग टर्म में प्राइस अभी भी मेज के बुलिश ही दिख रहे हैं और यहाँ से तेजी की ही उम्मीद कर सकते हैं। शुक्रिया इंद्रजीत जी आपका और ऋषि आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और मेज का पूरा आउटलुक बताया कि उत्पादन से लेकर कंजम्पशन तक, एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट तक किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं, साथ ही प्राइस का ट्रेंड भी समझाया। शुक्रिया सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। राजीव भी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस अब एक काफी उतार चढ़ाव के बाद आज हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है, कहाँ तक जा सकता है नेचुरल गैस का मार्केट? विश्वमोहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत भारी उतार चढ़ाव नेचुरल गैस में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आई थिंक ये कमोडिटीज में, इंडियन मार्केट में तो खासतौर पे मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी रहा है।
जिसने कि एक महीने में ही करीबन 300 रुपए से और 400 और फिर अगेन 300 का आसपास के भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बाजार दबाव में रहना चाहिए नेचुरल गैस का। अगर कुछ बढ़त देखने को मिलती है इंट्राडे में 318 के आसपास, इसमें बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस 323, और नीचे में मुझे 306 का एक सपोर्ट दिखता है, तो उसे ही टारगेट की तरह लेके चलना चाहिए। ओके, तो ये भी हुआ। चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं, जहां 48,500 के आसपास सुबह से ही कारोबार कर रहा है। बिटूपन, क्या लग रहा है गोल्ड में आज एक्शन शाम के सत्र में उम्मीद कर रहे हैं या इसी रेंज में रहेगा? गोल्ड में तो देखिए फिर जिस तरह से मार्केट में जिस तरह से कमोडिटीज में रैली आया उसके हिसाब से गोल्ड में तो कुछ खास कोई मोमेंटम नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट अपसाइड है अभी फिलहाल के लिए। आज लग रहा है कि थोड़ा सा हाई लेवल में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। 48,450 जो रेंज चल रहा है, या से थोड़ा सा अगर मॉडरेट प्रॉफिट टेकिंग आता है 48,200 के आसपास या 250 के आसपास, इस लेवल के आसपास थोड़ा डिफेंसिव बाइंग बन सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं आउटलुक देखता हूं तो आज के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा या थोड़ा डिप्स आ सकता है। तो नीचे लेवल पे गोल्ड मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं और गोइंग फॉरवर्ड 48,600 650 का लेवल आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 48,000 के नीचे। चलिए एक सवाल भी है गोल्ड पर, योगेश जयपुर से, इन्होंने गोल्ड 48,455 रुपए पर खरीदा है। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? विश्वन जी, मुझे लगता है कि गोल्ड को होल्ड करके चलें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले 1800 का जो सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया। उसके बाद अब जो एक 1820 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसको भी ब्रीच किया। बट 1826 के आसपास चल रहा है, तो कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन टाइप से मार्केट बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1835 1840 डॉलर तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 48,700 48,800 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी की इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो फेड की तरफ से है कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट को लेकर है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका डिले होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% का, वो लगता नहीं है कि जल्दी से अचीव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यूअस है और क्रूड के भाव 94 तक आते हुए दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का कंसर्न हो सकता है कि फेडरल बैंक की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो अभी ट्रेंड बना है पॉजिटिव है, तो खरीदारी की जो पोजीशन है इनको होल्ड करना चाहिए। खरीदारी की पोजीशन का आप होल्ड करें, योगेश जी के लिए सलाह है। चांदी भी इनके पास है, चांदी का बाइंग का लेवल इनका है 62,700 रुपए का, योगेश जी का। राजीव जी, क्या सलाह देंगे चांदी पर इनको? विश्वमोहन जी, देखिए चांदी में 60,000 61,000 अभी तक एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब इनको इंट्राडे के पॉइंट्स अगर पोजीशन को मेंटेन करना है तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं 61,200 का। और मुझे अपसाइड में ज़्यादा अपसाइड तो दिखता नहीं है विश्वमोहन जी। 62,800 63,000 के आसपास ये पोजीशन लिक्विडेट भी कर सकते हैं, बिकॉज चांदी अभी तक गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़त दिखा रहा है। जिस तरह से गोल्ड ने पीछे बढ़त दिखाई है, चांदी उतना स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो 62,700 800 के आसपास ये एग्जिट कर ले और 61,300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए अब इनका एक और सवाल, आखिरी सवाल था। 312 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग नेचुरल गैस कर रखा है। अनुज जी, क्या सलाह देंगे इनको? 312 रुपए में खरीद है नेचुरल गैस की। देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक डाउन साइड में ही है, तो सलाह है कि इनको एट कॉस्ट एग्जिट हो सकते हैं। अदरवाइज 306 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। हमारी एडवाइस है कि नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह रखनी चाहिए। भाव अगर थोड़ा सा ऊपर आते हैं 315 316 के आसपास, तो हम बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि भावों में 300 तक नीचे 298 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक महेश है हैदराबाद से, ये भी रेगुलर कॉलर है। सोने चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बिटूपन, क्या सलाह देंगे इनको गोल्ड और सिल्वर में आज? गोल्ड पे मैंने जो बताया था कि नीचे लेवल पे बाइंग होगा। गोल्ड में मैं 48,200 के आसपास अगर डिप्स मिलता है तो मैं उस लेवल पे प्रेफर करूंगा बाय करने के लिए। इवन सिल्वर में मुझे थोड़ा सा करेक्शन मिलता है 61,700 800 का लेवल के आसपास अगर डिप्स मिलता है तो उस लेवल पे मेरा कंफर्टेबल बाइंग रहेगा। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा सा रिवर्सल बन गया जो तेजी के लिए है ओवरऑल ट्रेंड। मैंने बताया था कि लास्ट टाइम की यहाँ पे एक शेप अप चेंज हो रहा है, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन से बॉटम आउट हो रहा है मार्केट। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर में थोड़ा सा तेजी रहेगा। 63,500 के लेवल भी पहुंचने पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में गोल्ड या सिल्वर दोनों डिप्स में बाय कर सकते हैं, यानी डिप में आपको खरीदारी करने की सलाह है। चलिए अगले कॉलर, नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, सिर्फ सवाल है 64,000 रुपए चांदी कब तक जाएगी? अनुज जी, क्या लग रहा है 64,000 कब तक जाती दिख रही है? जिस तरीके से हमने यहाँ पे रैली देखी है और भाव अब $30 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर आपको
$24.25 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंडिकेट करेंगे कि MCX में 64 से लेकर 65,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हमारा मानना है कि फरवरी एंड तक आपको हो सकता है कि 64,000 तक के लेवल करीबन $24.5 से $25 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अभी इन्होंने नाम भेजा है, दिग्विजय सोनी जी है। तो दिग्विजय जी आपके लिए ये सलाह है अनुज जी की तरफ से। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, बिटवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद मनी मन। नमस्कार। Commodity partner Origo E-Mandi,